हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जामपुर। तो दोस्तों, मैं कुलजीत आज फिर आपके साथ लेकर आया हूँ करंट अफेयर की क्लास। दोस्तों, हमारी क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोज़ सुबह 6 बजे टेलीकास्ट होती है, 6 AM। और सुबह सुबह रखने का कारण यही है कि जल्दी जल्दी उठो, फ्रेश माइंड से नया नई चीज़ें सीख लो और बाद में रिवाइज करना तो ज़रूरी है। और इसके PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं। दोस्तों, 25 जुलाई 2019 के बनने वाले जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है वो हम लेकर आए हैं। करंट अफेयर मिसाइल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम चलते हैं आगे। दोस्तों, अब आपके सामने आ गया है क्वेश्चन ऑफ द डे। वो क्या था कि कौन से इंडियन बॉडी बिल्डर जो कि मिस्टर साउथ एशिया टाइटल जीत चुके हैं। दोस्तों, जो बॉडी बिल्डर मिस्टर साउथ एशिया का टाइटल जीत चुके हैं उनका नाम है रविंदर मलिक। तो इसका आंसर बनता है बी। ठीक है दोस्तों, रविंदर मलिक ने ये टाइटल जीता है मिस्टर साउथ एशिया। मिस्टर साउथ एशिया मतलब मिस्टर दक्षिणी एशिया, ये है वो व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, देखो कितनी ज़बरदस्त बॉडी है इनकी। अब दोस्तों, इसमें दूसरा बनने वाला क्वेश्चन ये है कि जो ये इवेंट हुआ जहाँ पे बॉडी बिल्डर्स को चुना गया वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। तो दोस्तों, ये ऑर्गेनाइज किया गया है साउथ एशिया बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स सपोर्ट फेडरेशन द्वारा। किसके अंडर? नेपाल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के अंतर्गत ये किया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको भूलना नहीं है, साउथ एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स सपोर्ट फेडरेशन द्वारा। ठीक है दोस्तों, और ये चैंपियनशिप नेपाल के बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन के अंडर हुई और इसमें टोटल 91 बॉडी बिल्डर्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें हमारे रविंद्र कुमार जीते हैं। तब हम चलते हैं आगे। अब आता है आपके सामने पहला क्वेश्चन। वो क्या है कि वर्तमान में कौन सा क्रिकेटर ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर है। तो दोस्तों, ICC टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 स्थान पर है विराट कोहली। तो इसका आंसर बनता है ए। ठीक है दोस्तों, विराट कोहली कौन है आपको पता ही है, ये देखिए कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम के। अब दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि किस राज्य की विधानसभा ने जो OBC कोटा के लिए 27% का बिल था वो पास कर दिया है। तो दोस्तों, OBC कोटा में 27% का साथ देने के लिए मध्य प्रदेश ने ये बिल पास किया है। तो इसका आंसर बनता है बी। मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जिसने OBC कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। क्या है? भोपाल। और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है वो है कमलनाथ। और वहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है लालजी टंडन। और इस गवर्नर के बारे में हमने क्वेश्चन किया था, ये चंद दिनों पहले, 2-3 दिन पहले ही नियुक्त किए गए हैं। अब जब बात आती है भोपाल मध्य प्रदेश की, तो दुनिया के नक्शे में, भारत के नक्शे पर ये कहाँ पर है? तो ये भारत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये है मध्य प्रदेश, ये है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर काफ़ी टेढ़ा मेढ़ा है इसका। ठीक है दोस्तों, ये है मध्य प्रदेश। इस तरह से भी देख लो अगर किसी को दिक्कत होती है तो। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने वापस क्वेश्चन पर। अब तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि किस राज्य सरकार ने पत्रकारों की नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कानून लागू करने का फैसला किया है। दोस्तों, जो पत्रकार होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, उनकी नौकरी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ताकि किसी भी पॉलिटिक्स के अंतर्गत या किसी दुश्मनी के अंतर्गत या फिर किसी भी कारण से उनकी नौकरियों से हाथ से ना निकले, एक राज्य ने उनके बेनिफिट के लिए, उनके पक्ष में एक संविधान लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? कानून लेके आए हैं। वो क्या है? वेस्ट बंगाल। तो इसका आंसर बनता है सी। अब वेस्ट बंगाल की बात आती है तो वेस्ट बंगाल की जो CM है, जो इसके और क्वेश्चन बन सकते हैं, ममता बनर्जी है। वहाँ की जो कैपिटल है कोलकाता है। अब दुनिया के नक्शे पर वेस्ट बंगाल कहाँ आता है ये देख लें। अब ये देखिए, ये भारत खुला ही है और ये है कोलकाता, बिल्कुल साइड पर। ठीक है दोस्तों, ये है कोलकाता। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल। अब इसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? देखिए, जब अंग्रेजों ने देश के बंटवारे करने शुरू किए थे
तो तब हिंदू और मुसलमानों की बांटने के लिए, आपस में उनमें लड़ाई खड़ी करने के लिए उन्होंने बांग्लादेश अलग देश कर दिया था। अदरवाइज वेस्ट बंगाल और बंगाल एक पूरा बंगाल प्रांत थे। अब उसके बाद ये वेस्ट बंगाल बन गया और बाद में जब देश बना तो पाकिस्तान के साथ, उसके बाद जो 71 की जंग हुई तो ये एक बांग्लादेश बन गया। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे। अब चौथा क्वेश्चन आपके सामने आता है, वो क्या है कि यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री कौन है। यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन। देखिए जो ब्रिटेन देश है जिसकी रानी है एलिजाबेथ, उसके प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं बोरिस जॉनसन। ठीक है दोस्तों, अब उसके इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, वो थी थेरेसा मे। थेरेसा मे। ऐसा क्या कारण है, देखिए जो ब्रेक्जिट चल रहा है, बना है ना ब्रेक्जिट, कई बच्चों को पता नहीं होगा ब्रेक्जिट के बारे में, या फिर किसी ने सुना होगा। ठीक है दोस्तों, या यह बातें ध्यान नहीं की होगी। अब देखो मैंने BR बड़ा लिखा है, एग्जिट छोटा लिखा है। ब्रेक्जिट क्या है, देखिए यूरोपियन संघ के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, यूरोपियन संघ में यूरोप के बहुत से देश जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर ब्रिटेन, यूके ने भी अपना साथ जोड़ा है। अब यूके ने तय कर लिया है कुछ कारणों के अंतर्गत, मैं वो कारण भी बता देता हूँ आपको, कि हम ब्रिटेन से, हम यूरोपियन यूनियन से अलग होंगे। ठीक है, उससे ही उन्होंने किया ब्रेक्जिट, मतलब जो ब्रिटेन है वो करेगा यूरोपियन यूनियन से एग्जिट, तो बना ब्रेक्जिट। अब ये करना क्यों चाहते हैं, सबसे पहली बात तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं यूरोपियन यूनियन में होने के कारण, उनको पैसे देने के कारण कहीं ना कहीं हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है। सबसे पहली बात तो उनको ये प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम इनको ये है इलीगल माइग्रेंट्स। इलीगल माइग्रेंट्स, जैसे भारत में भी इलीगल माइग्रेंट्स की प्रॉब्लम चल रही है ना, जैसे असम में चल रहा है NRC, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, जिसके अंतर्गत वो तय कर रहे हैं कि अवैधानिक रूप से कौन से सिटीजन, कौन से लोग बॉर्डर पार करके आके यहाँ चिपके बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से इलीगल माइग्रेंट्स की उनको प्रॉब्लम आ रही है। या फिर माइग्रेशन, एक इलीगल माइग्रेशन होती है, एक माइग्रेशन। ठीक है दोस्तों, जिसमें फॉर एग्जांपल जैसे मैं भारत से हूँ, मैं ऑस्ट्रिया चला जाता हूँ या फिर जर्मनी चला जाता हूँ। अगर मैं जर्मनी चला गया तो मेरे को अकेले जर्मनी की सिटीजनशिप मैंने ली है, लेकिन जर्मनी के कानून के अनुसार, यूरोपियन यूनियन के कानून के अनुसार मुझे पूरे यूरोप की सिटीजनशिप मिल जाएगी, मैं बिना वीज़ा के किसी भी देश में जा सकता हूँ। तो लोग इंग्लैंड की तरफ बहुत जा रहे हैं, क्योंकि वो स्टेट, क्योंकि जो इंग्लैंड है, जो लंदन है, वो भारत के पैसे कुछ ज़्यादा चोरी करके काफ़ी अमीर बना है, तो देखने में काफ़ी सुंदर है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए लोग उधर की तरफ ज़्यादा भागना पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए कुछ ये कारण चल रहे हैं, इसी के कारण वो बाहर जाना चाहते हैं। और इसी के अंतर्गत थेरेसा में ब्रेक्जिट करना चाहती थी, और जो भी ब्रेक्जिट कर रहा है कहीं ना कहीं उनका करियर ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन उनकी अपने देश के प्रति लॉयल्टी देखो, ईमानदारी देखो, वो अपना करियर ख़त्म करने को तैयार है, लेकिन वो कहते हैं कि हम यूरोपियन यूनियन से बाहर जरूर जाएंगे। तो ऐसे कुछ लोग हमारे देश में भी चाहिए। तो हम चलते हैं आगे, ये है बोरिस। ठीक है दोस्तों, अब यह आता है कि इसके प्रेसिडेंट अभी कौन चल रहे हैं। जैसा कि मैंने बता दिया थेरेसा मे, और वहाँ की राजधानी लंदन है, और वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। क्या है, स्टर्लिंग, याद रखिएगा। अब वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम क्या है, सेवरन। सबसे लंबी नदी का नाम है सेवरन। और वहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम है नियाग। उसका क्या नाम है, नियाग। और वहाँ की जो सबसे बड़ा ऊंची चोटी है, जो सबसे ऊंचे वाला पॉइंट है, तो उसका नाम है बेन नेविस। भूलना मत, सबसे ऊंचे वाला पॉइंट बेन नेविस, सबसे बड़ी लेक नियाग, और सबसे बड़ी लंबी सेवरन। ठीक है दोस्तों, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप कब शुरू होगी, तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 1 अगस्त को शुरू होगी। तो इसका आंसर बनता है 1 अगस्त ए। ठीक है दोस्तों, अब ये उसकी सारी डिटेल है। ठीक है दोस्तों, अब आता है 5वां क्वेश्चन। अब आता है 6वां क्वेश्चन। वो क्या है कि किस देश ने कार्बन टैक्स लगाया है। किस देश ने कार्बन टैक्स लगाया है, तो कार्बन टैक्स लगाने वाला देश बना है साउथ अफ्रीका। तो इसका आंसर बनता है ए। आपको वैसे एक बात पता होना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में जो पानी के ऊपर इमरजेंसी है वो लग चुकी है। वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज का प्रभाव आ चुका है, और वहाँ पे तो जहाँ पे भी पानी मिलता है वहाँ पे पुलिस निजात कर दी जाती है। तो वहाँ पे तो ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब साउथ अफ्रीका दुनिया के नक्शे पर आता कहाँ पर है ये देख लें। अब दोस्तों ये देखिए, ये है साउथ अफ्रीका।
बिल्कुल अफ्रीका के साउथ में है, तो इसे इसका नाम है साउथ अफ्रीका, ठीक है। तब चलते हैं वापस। अब साउथ अफ्रीका की बात आती है तो ये उसकी सारी डिटेल है, ठीक है दोस्तों। साउथ अफ्रीका ने हाल ही में कार्बन टैक्स लागू किया है, ये करने के लिए, ये इंश्योर करने के लिए, ये पक्का करने के लिए कि ज़ीरो वेस्ट टू लैंडफिल, रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस, ठीक है दोस्तों, ग्रीन हाउस एमिशंस कम हो। अब उसकी जो राजनीति, उसके सिस्टम देख लें कि वहाँ की करेंसी है, उसका नाम क्या है, बोलना मत, साउथ अफ्रीकन करेंसी का नाम है रैंड, RAND, रैंड। और दोस्तों कैपिटल, राजधानी है केप टाउन, केप टाउन उसकी राजधानी है, ठीक है दोस्तों। वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है साइरिल रामाफोसा, साइरिल रामाफोसा। और वहाँ के जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मफादी है, क्या है, मफादी। वहाँ की जो सबसे लंबी नदी है उसका नाम है ओरेंग रिवर, सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, ओरेंग रिवर। और वहाँ की जो सबसे बड़ी लेक है उसका नाम क्या है, लेक क्रीसी, लेक क्रीसी, कृषि मत समझ लेना, कृषि, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं वापस, ये इसकी तरह डिटेल एक बार मैं रोक देता हूँ, देख लेना अगर किसी ने लिखनी है तो। और दोस्तों अब 7वां क्वेश्चन आपके सामने आता है स्क्रीन पर कि भारत किस शहर में ओजोन के प्रदूषक कणों की मात्रा पिछले 1 साल के दौरान लगभग 1.5 गुना बढ़ी है। तो प्रदूषक कणों की मात्रा लगभग 1.5 साल से बढ़ने वाला शहर है दिल्ली, तो इसका आंसर बनता है बी। देखिए ओजोन के कण बढ़ने का कारण मतलब समझते हो आप, बहुत बड़ा खतरा, ठीक है दोस्तों। भारत के किस शहर में ओजोन के प्रदूषक कणों की मात्रा पिछले 1 साल के दौरान लगभग 1.5 गुना बढ़ी है, तो वो है दिल्ली। तो बहुत खतरे की बात है ये, ठीक है दोस्तों। अब ओजोन की बात आती है तो ओजोन क्या है, देखिए ओजोन एक वायुमंडल में एक लेयर है, बहुत सारी लेयर्स है ना, उसी तरह से एक लेयर है, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में, स्ट्रेटोस्फियर के आसपास एक लेयर है ओजोन लेयर, ठीक है दोस्तों। वो खास तरह के केमिकल से मिलकर बनी है, जिससे कि सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो उसको क्या करता है, उसमें जो खतरनाक तत्व होते हैं उसको सोख लेता है, और जो वही किरणें धरती पर पहुंचते हैं जो हमें बीमारियां नहीं देती। अदरवाइज ओजोन लेयर अगर ख़त्म हो जाए तो कैंसर जैसी बीमारियां, इतनी बीमारियां होंगी कि ख़त्म ही हो जाएंगे, हम लोग बचेंगे नहीं इस दुनिया में। और किस अंटार्कटिका के ऊपर से वो ओजोन लेयर कहीं ना कहीं ख़त्म भी हो चुकी है, इसका कारण प्रदूषण ही है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलते हैं आगे। अब ये इसकी सारी डिटेल है। अब 8वां क्वेश्चन आता है आपके सामने, वो क्या है कि भारत द्वारा चंद्रयान 2 के सफल प्रशिक्षण के बाद, अभी चंद्रयान 2 भेजा है ना हमने, उसका सफल प्रशिक्षण हुआ है, तो किस देश के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रम पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है, किस देश ने भारत के साथ अंतरिक्ष कार्यक्रमों पर काम करने की इच्छा व्यक्त की है, तो यह है चाइना। वैसे तो हमें उंगली करता है, लेकिन अब हमारे साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की है, ये इसकी डिटेल है। अब चाइना की बात आती है तो चाइना देख लें, ये देखिए ये भारत है और ये भारत के साथ इतना बड़ा चाइना है। अब 9वां क्वेश्चन ये आता है कि IMF द्वारा, IMF की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व आर्थिक आउटलुक IMF की एक रिपोर्ट है। IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है दोस्तों। अब उसकी जो रिपोर्ट के अनुसार जो उन्होंने फोरकास्ट किया है, भविष्यवाणी की है कि 2020-21 में भारत की जो GDP होगी वो कितनी होगी, ग्रोथ रेट होगी वो कितनी होगी, तो वो है 7.2%। तो इसका आंसर बनता है ए, ठीक है, भूलना मत, क्योंकि IMF ने ये फोरकास्ट किया है और क्वेश्चन तो जैसे RRB ये वो NTPC चल रहे हैं तो कोई पता नहीं पूछ डाले ये, ठीक है दोस्तों, ये उसकी डिटेल है। और 2019 के लिए उन्होंने किया है 7%, ठीक है दोस्तों। अब 10वां क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से कौन सा 5वां विमान स्क्वाड्रन बनाया है। दोस्तों स्क्वाड्रन क्या होता है, देखिए हमारी एयरफोर्स में जो जहाज़ होते हैं उसमें स्क्वाड्रन में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें 500 लड़ाकू जहाज़ है हमारे पास, तो उसे अगर फॉर एग्जांपल एक कुछ गिनती तय कर दी जाएगी कि इतनी गिनती के, फॉर एग्जांपल हम 12 कह दें, ठीक है दोस्तों, अगर 12 जहाज होंगे तो 12 जहाज़ों का एक स्क्वाड्रन बनता है। उसी तरह से 10-15 स्क्वाड्रन के अंदर कम से कम 500 के 500 लड़ाकू जहाज, फॉर एग्जांपल लेके बात कर रहा हूँ, इसको भी एग्जांपल के तौर पे, इसको भी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। वैसे मुझे लगता है 12 ही स्क्वाड्रन के ऊपर, तो 500
जो जहाज है उनको अलग अलग स्क्वाड्रन में फिट कर दिया जाएगा, और एक स्क्वाड्रन जैसे जम्मू कश्मीर में, एक स्क्वाड्रन पंजाब में, एक स्क्वाड्रन राजस्थान में, एक स्क्वाड्रन उत्तर प्रदेश में, तो ऐसे करके स्क्वाड्रन रख दिए जाते हैं। मतलब 12-15 पायलट। अगर कोई कह दे ना कि 4 स्क्वाड्रन साउथ में है, तो समझ लेना कि उसका गुना जितने फाइटर जेट बनते हैं, जितने लड़ाकू विमान बनते हैं। तो एक स्क्वाड्रन, पांचवा स्क्वाड्रन लॉन्च किया गया है, जो नेवी के अंदर जोड़ दिया गया है, भारतीय नौसेना के अंदर। ठीक है दोस्तों, एयरफोर्स और नौसेना के अंदर। अब दोस्तों वो कौन सा है? वो है डोर्नियर। तो इसका आंसर बनता है सी। डोर्नियर एक जहाज है जो क्या करता है, जांच भी करता है और ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकता है आर्मी के लिए। ये देखिए, इसमें लोग बैठकर जांच भी कर सकते हैं और ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं आर्मी के ऑफिसर्स के, हथियार के, या कुछ भी। ये ईस्टर्न एरिया में लागू हुआ है, ईस्टर्न में, हमारे पूर्व में चाइना को ज़्यादा ही आकर दिखा था ना, उधर बंगाल भी, उधर म्यांमार भी है, तो उस एरिया में ऊपर ध्यान रखने के लिए इसे लागू किया गया है। अब 11वां क्वेश्चन ये है कि वंदे मातरम एक्सप्रेस का दूसरा ट्रायल रन हुआ है, वो किस मार्ग पर हुआ है? इसका मतलब वो किस मार्ग पर अब वंदे मातरम एक्सप्रेस दूसरी चलेगी? तो वो चलेगी न्यू दिल्ली टू कटरा रूट पर। तो इसका आंसर बनता है ए। मतलब जब भी आप वैष्णो देवी जाओगे माथा टेकने, तो आप वंदे मातरम एक्सप्रेस पर बैठकर जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब जब ये लॉन्च होएगी, ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है इसका। ये वंदे मातरम एक्सप्रेस है, जिनको नहीं पता वैसे तो उनको पता ही है। ये सबसे हाई स्पीड ट्रेन है अभी तक की। ठीक है दोस्तों, अभी बुलेट ट्रेन के आने के बाद तो कम हो जाएगी। अब आता है कि पेंसिल पोर्टल किससे संबंधित है? तो पेंसिल पोर्टल संबंधित है स्टॉप चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी के ऊपर बंद करने के लिए। तो इसका आंसर बनता है ए। इसकी थोड़ी डिटेल देख ले। गला सूख जाता है बोलते बोलते, लेकिन तुम लोगों को कोई शेयर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है अंदर से। इट इज़ ए सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल। ये एक अलग ऑनलाइन पोर्टल है, किसके लिए? इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। मतलब बाल श्रम को लागू करने के लिए, किस रूप से? प्रावधानों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए ये अंतर्गत, ये स्पेशली दिया गया एक पोर्टल है। ये राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के सुधार कार्यान्वयन से सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब 13वां क्वेश्चन आपके सामने आता है। वो क्या है कि एक क्लीन एयर इनिशिएटिव चलाया गया है। एक क्लीन एयर इनिशिएटिव चलाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया? ये चलाया गया है संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा। अब क्लाइमेट समिट आने वाला है ना, तो इसीलिए जोरों शोरों पर काम चल रहे हैं। और क्लीन एयर, अब देखिए जैसे दिल्ली जैसा शहर है जहाँ पे इतना पोल्यूशन है, कोई हद नहीं। अगर वहाँ पे इलेक्ट्रिक कारें, इलेक्ट्रिक बसें, सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाए तो पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ों के ऊपर है। ये देखिए इसकी डिटेल। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने। वो क्या है कि कौन सा इंटरनेट जायंट, कौन सी इंटरनेट दिग्गज कंपनी स्थानीय डाटा स्थानीयकरण करने पर लॉन्च करने की योजना बना रही है? मतलब करना है कि कौन सी इंटरनेट की कंपनी प्लान कर रही है कि डाटा लोकलाइजेशन करेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मेरी हमेशा ही तुम लोगों से कंप्लेंट है कि शेयर नहीं करते हो तुम लोग, ऐसे मज़ा नहीं आता। ये बात गलत है। तुम लोग शेयर करो यार, सपोर्ट करो, या तो फिर कोई और अल्टरनेटिव देखना पड़ेगा। अब वो लोग अच्छा ही हैं जो लोग बड़े बड़े पैसे लें, सब कुछ लें, और उनके पास जाओ भी, देखो भी, और जो ना पैसे ले, मेरे भी मेहनत करके अच्छे से काम करके दे, उसको देखना नहीं है। तो ये बात तो गलत है ना दोस्तों। इसी के साथ मैं आपका एग्जामपुर में आने के लिए थैंक्स करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय।